Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper, and the title of the article is To Abide or Not on the Karnataka Case and Corruption Charges. अब टाइटल देख के समझ में आ रहा है कि ये कर्नाटका केस से रिलेटेड है। ये केस से रिलेटेड है, किससे? कर्नाटका के केस से रिलेटेड है। कर्नाटका में अभी क्या मामला बहुत हॉट हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है मुद्दा स्कैम से रिलेटेड, जिसमें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया प्लस उनकी फैमिली इन्वॉल्व बताई जा रही है, उनकी वाइफ इन्वॉल्व बताई जा रही है और उनके बच्चे भी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। तो एक बार हम इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे। उससे पहले हम लोग यह समझेंगे कि इस आर्टिकल में ओवरऑल कहा क्या गया है। इसमें इस पूरे आर्टिकल में यह बताया गया है कि यह जो केसेस चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और रिसेंटली जो कर्नाटका के गवर्नर ने अनुमति दी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्या वह यह लीगली कर सकते हैं कि नहीं? क्या सच में उनके पास इतनी पावर है कि वो एक चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को प्रोसिक्यूट करने की अनुमति दे सकते हैं कि नहीं? इसके बेसिस पे यह पूरा आर्टिकल होने वाला है। और लास्ट में, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी पावर्स गवर्नर की डिस्क्रिशनरी होगी और कौन कौन सी पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होगी। वो वेरियस जजमेंट के थ्रू ही, कोर्ट के थ्रू जजमेंट्स आते हैं तभी पता चलता है। तो इस आर्टिकल में भी गवर्नमेंट आर्टिकल में भी राइटर ने अपनी कोई पर्टिकुलर राय नहीं दी है, बस उसमें यह कहकर छोड़ दिया है कि करप्शन चार्जेस नीड क्रेडिबल प्रूफ, कि करप्शन के जो चार्जेस होते हैं वहाँ पे क्रेडिबल प्रूफ होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, विश्वास वाली जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल मूव के लिए या पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी अपोजिशन पार्टी को फंसा दिया जाए। तो इसी के साथ हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम दो आर्टिकल्स को समझेंगे जो कि गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर के बारे में मैं भी पूरे आर्टिकल्स उसके नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैटिक का पार्ट है। अभी जिन आर्टिकल्स के बारे में बात होगी इस पूरे आर्टिकल में, उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, जो बात करता है कि गवर्नर होना चाहिए किसी भी स्टेट में, which talks about there should be governor of each state. There should be governors of each state. Second article is Article 163, which talks about कि governor should work on the aid and advice of the council of minister headed by chief minister. कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस पे काम करना चाहिए, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जिसे कौन हेड कर रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इन्हीं दो आर्टिकल के ऊपर यह पूरा आर्टिकल द हिंदू में लिखा गया है। तो अब हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। पैरा बाय पैरा को मैंने ब्रेक कर रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट में हम इसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन ऑफ द कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, ये वहां के गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द कर्नाटका, टू ग्रांट अप्रूवल टू अ प्राइवेट कंप्लेनेंट टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। मतलब इसमें वही बात करी गई है कि अभी रिसेंटली यह देखा गया है कि कर्नाटका के गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया, किसको? कर्नाटका के गवर्नमेंट के चीफ, वहां के हेड सिद्धारमैया को प्रोसिक्यूट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड यही बात राइटर ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है और यह बताने की कोशिश करी गई है कि इस अप्रूवल की वजह से एक पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन राइज हो जाता है, एक पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। अब एक बार हम इस पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि क्या गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को प्रोसिक्यूट करे, कि वो चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करे।
क्योंकि जो गवर्नर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेस है स्टेट में, गवर्नर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहते हैं। और अगर स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की, किसी अपोजिशन पार्टी की सरकार है, तो क्या गवर्नर के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर को भी प्रोसिक्यूट कर सके? सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल 163 में जिस एड एंड एडवाइस की बात करी गई है कि क्या उस एड एंड एडवाइस को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये एड एंड एडवाइस जो है ये बाइंडिंग है। थर्ड, अगर मामले करप्शन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट के मेलाफाइड इंटेंशन से रिलेटेड है, तब भी क्या इन एड एंड एडवाइस की वैल्यू उतनी ही रह जाती है? मतलब उसको उस केस में भी क्या मानना जरूरी होगा कि अगर चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी कह दिया तो वो गवर्नर को मानना ही पड़ेगा, जैसे हम प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट को हम लोग रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट भी कहते हैं, रबर स्टाम्प ऑफिस भी कहते हैं, कि वो तो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही करते हैं। तो क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो भी कहेंगे, क्या वो गवर्नर को मानना जरूरी होगा? तो यही तीन पॉलिटिकल लीगल क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस पूरे केस से। तो इसी के बारे में आर्टिकल में राइटर ने बात करी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फॉर मोस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर गवर्नर कैन यूज हिज रोल एज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन अ मैनर कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहां पे इसमें वही बात कही गई है कि पहले तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या गवर्नर एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन केस चला सकता है, क्या उसको प्रोसिक्यूट करवा सकता है, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और वो भी तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डीपली जाके समझेंगे कि अगर एडवाइस कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो क्या गवर्नर को सीधा मना नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि आर्टिकल 163 में तो यही लिखा गया है। मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 163 में लिखा गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि गवर्नर शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो जब आर्टिकल 163 में गिवन है, तो क्या गवर्नर उसके अगेंस्ट द विल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर अगेंस्ट द विल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये पीपल ऑफ कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि क्या इनके खिलाफ जा सकता है? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 163 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद अ चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। यही चीज मैंने आपको आर्टिकल 163 में अभी बताई, पर उसका सेकंड पार्ट नहीं बताया। उसमें लिखा गया है except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को अलाउ ना करे अपने डिस्क्रिप्शन पे काम ना करने के लिए, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस पे गवर्नर को चलना होगा। मतलब यहां पे गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में भी बात कर दी किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब सारा प्रॉब्लम ही यहीं पे है कि डिस्क्रिशनरी पावर बात तो कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, पर इसको डिफाइन नहीं करा कि किस किस लेवल तक या किस किस पर्टिकुलर चीजों में गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर चलेगा और किस में नहीं चलेगा, किस केसेस में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है और किस में नहीं कर सकता। ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं करा। तो इसी पे काफी सारे केसेस चल रहे थे, उसके मैं कुछ जजमेंट आपको कोट करना चाहूंगा। पहला केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का। इसमें जजमेंट आया कि द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द रोल ऑफ द गवर्नर, स्टेटिंग दैट द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करना चाहिए उसको, एक्सेप्ट इन सिचुएशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अलाउज फॉर द डिस्क्रिशन। ठीक है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद से एकदम क्लियरली ना बता दे कि यहां पे आपको डिस्क्रिशन पे अपने काम करना है।
इसी में थोड़ा और बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड दैट जनरली द गवर्नर इज बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जनरली तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे बाउंडेड है। हाउएवर द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेलाफाइड और इल और ग्रॉसली इरेशनल। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, गवर्नर को तो एड एंड एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। पर जब गवर्नर को यह लगने लग जाए कि गवर्नमेंट का कुछ मेलाफाइड इंटेंशन है, मतलब इल इंटेंशन है, कुछ इरेशनल इंटेंशन है, तो गवर्नर अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। मतलब उनको एड एंड एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि क्या गवर्नर ने सही करा कि गलत किया। एक दो केसेस और हम देखेंगे। एक है नवाब रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश का केस। वहां पे उसमें कहा गया कि पावर ऑफ द गवर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन अ मैनर दैट अंडरमाइंस द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड दैट द डिस्क्रिशनरी पावर आर लिमिटेड एंड मस्ट अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट खुद भी कंफ्यूजन में है और वो केस टू केस बेसिस पे डिफाइन करता है कि डिस्क्रिशनरी पावर कहां पे होनी चाहिए और कहां गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो सकती। मतलब ये क्लियरली अभी सुप्रीम कोर्ट भी बता नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो कह दिया कि हां, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम होना चाहिए, क्योंकि वही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। जो गवर्नर है उसे डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं करा गया है। पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कभी कभी यह भी कह देता है कि जब मेलाफाइड इंटेंशन हो तब गवर्नर अपने उसको एड एंड एडवाइस चीफ मिनिस्टर की सुनने की जरूरत नहीं है। थर्ड एक और केस को मैं कोट करना चाहूंगा। केस है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि द जजमेंट एम्फेसाइज दैट द डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट बी एक्सरसाइज कॉशियसली एंड नॉट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अब आप इस कीवर्ड को नोट कर लेंगे, इसी के बेसिस पे आगे भी केस चलेगा। अब हम एक बार पहले पुरानी स्लाइड्स देखते हैं। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नर कैन यूज हिज रोल एज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन अ मैटर दैट कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपको यहां पे ये तो समझ में आ गया कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है जब तक कि उनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं हो। और यहां पे करप्शन का केस है किसके ऊपर? चीफ मिनिस्टर के ऊपर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है उन्हीं के ऊपर, जिनको एडवाइस करना है उन्हीं के ऊपर केस चल रहा है। तो ये तो अपने आप में एक मेलाफाइड इंटेंशन हो ही जाता है। वो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि उनके ही चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करा जाए। तो क्या इस केस में गवर्नर को अलाउ होना चाहिए चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करना कि नहीं? ये सवाल छोड़ दिया है राइटर ने। नेक्स्ट इज एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स वन में आस्क, यह भी पूछा जा सकता है कि जब यह देखा जा रहा है कि गवर्नर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में बहुत ज्यादा तकरार चल रही है, जहां जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसकी सरकार स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, वहां पे यह देखा जा रहा है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और वहां के गवर्नर के बीच में, केरला के चीफ मिनिस्टर और वहां के गवर्नर के बीच में, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और वहां के गवर्नर के बीच में। जब तमिलनाडु के गवर्नर वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में से वोट ऑफ थैंक्स के दौरान वो वॉकआउट भी कर गए थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पे ये देखा जा रहा है कि गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो रहा है, जहां जहां पे भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी की नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज करता है राइटर कि क्या जरूरी है अभी इस टाइम पे प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देना, जब हम पहले से ही देख रहे हैं कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में हर एक स्टेट में तकरार चल रही है। इन हिज रिट पिटीशन चैलेंजिंग द ऑर्डर, मिस्टर सिद्धारमैया is the chief minister of the Karnataka, has sought to highlight that the governor was bound to abide by the advice given to him। अब यहाँ पर सिद्धारमैया ने कहा कि हमने तो उनको एडवाइस दिया था कि आप हम लोग को प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, आप सिद्धारमैया मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर नहीं दोगे, पर उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इसमें उन्होंने यही अपने पिटीशन में बोला है सिद्धारमैया ने कि हमने उनको एडवाइस नहीं करने के लिए कहा था, फिर भी उन्होंने हमें प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑर्डर दे दिए। और इन्होंने यह कहा है कि इन्हें तो हमारे
एड एंड एडवाइस पे काम करना है, फिर ये बाहर जाके कैसे काम कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड है पूरा पॉलिटिकल लीगल क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सम जुडिशियल प्रेसिडेंट से अ गवर्नर मे अराइव at an independent conclusion of the council if the council demonstrate bias or fails to consider relevant material। ठीक है, यही बात मैंने आपको इस केस से बता दी, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से बता दी, जिसमें उसने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मेलाफाइड कंडीशंस है, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन है, तो उस केस में गवर्नर को जरूरत नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुने। तो इसमें यही बात करी गई है कि गवर्नर को, हाँ, ऐसे प्रेसिडेंट में जब ऐसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए हैं जिसमें उन्होंने यह बताया कि गवर्नर अपने खुद के बिहाफ पे वो काम कर सकते हैं जब उनको लगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इरेलेवेंट बात कर रहा है, मतलब इरेशनल बात कर रहा है। However, a political reality would suggest that possibility of governors being selective in pursuing this course of action। ठीक है, पर यह भी देखा गया है जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं, तो अगर जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में, वो वही उसी पार्टी की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वहां के मिनिस्टर्स को प्रोसिक्यूट नहीं करा जाता गवर्नर के द्वारा। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की ही कोई सरकार किसी स्टेट में है, तो उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं करा जा रहा, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलाए जाते। पर अगर अपोजिशन की है तो उस केस में इस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। Amidst the opposition demand for Mr. सिद्धारमैया रेजिग्नेशन, अभी अपोजिशन डिमांड कर रहा है, अपोजिशन मतलब कर्नाटका को अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि सिद्धारमैया को रिजाइन करना चाहिए। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अभी जो भी केस चल रहा है, लोअर कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को यह कह दिया कि ठीक है, आप केस तो चला रहे हैं पर इसकी जो गति है थोड़ी धीमी रखिएगा, मतलब तुरंत आप किसी भी कंक्लूजन पे मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि अभी हम ये रिव्यू करेंगे कि क्या गवर्नर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को, क्योंकि गवर्नर तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और जो गवर्नर है वो एजेंट है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी है। तो क्या उस केस में भी गवर्नर प्रोसिक्यूट कर सकता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ को, मतलब क्या गवर्नर के पास इतनी पावर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द अलॉटमेंट ऑफ साइट्स बाय द मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही है मुद्दा, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये केस से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि ये केस जो है ये एक लैंड से रिलेटेड है, जिसमें यह देखा गया कि सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ को किसी ने इलीगली एक जमीन का कागज, या खुद ब्रदर इन लॉ ने ही इलीगली किसी जमीन का कागज बनाया और उसे अपने नाम पे करवा के फिर अपनी सिस्टर को, मतलब सिद्धारमैया की वाइफ को एज अ गिफ्ट दे दिया। तो यह पूरा जो गेम है, ये पूरा जो केस है वो लैंड से रिलेटेड है। लैंड में यह देखा गया कि इसमें कुछ इलीगल तरीके से घपला हुआ है और कुछ लैंड अलॉटमेंट करा दी गई है। तो यही पूरा मुद्दा स्कैम है। तो इसी बारे में अब ऑथर बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द जुडिशियल इंक्वायरी हैज ऑर्डर्ड इज इनफ फॉर नाउ, अ स्टेप गवर्नर थिंक्स इज इनएडुकेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि आप हमारे पे फालतू में ही केस चला रहे हो। हम लोगों ने तो पहले जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए हम लोगों ने पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो आप उसके बाद भी मुझे प्रोसिक्यूट क्यों कर रहे हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को प्रोसिक्यूट क्यों कर रहे हो। द चीफ मिनिस्टर वाइफ वाज गिवन, यही सेम बात करी गई है कि इतने स्क्वायर फीट ऑफ लैंड उनको दे दिया गया था। किसके बदले में, इसके बदले में एक्चुअली अथॉरिटी ने एक पर्टिकुलर लैंड को वहां पे एक्विजिशन करी। तो वहां पे जिन लोगों की जमीन थी जो अथॉरिटी के पास चली गई, उनको उसके बदले में कहीं और लैंड दे दिया गया। तो उसी से रिलेटेड यह पूरा समझाने की कोशिश करी जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, आगे देखते हैं। He vehemently denies being involved in any way and has repeatedly said that the sites were sanctioned when the BJP was in power in the state। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर दो बातें कह रहे हैं कि एक तो हमने जुडिशियल इंक्वायरी पहले ही उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। सेकंड चीज इसमें ये भी कह रहे हैं कि जिस आप लैंड स्कैम का मेरे पे आरोप लगा रहे हो, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में थी तब हुआ है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसके लिए
ऑर्डर दिए थे, इसको सैंक्शन करा था साइट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइवेट कंप्लेनेंट्स हैव ऑब्टेन्ड सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द पास्ट। प्राइवेट जो कंप्लेनेंट्स है पहले भी ऐसे प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर मिल चुके हैं पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ, पर अब यह देखना जरूरी है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब अमेंडमेंट करा गया 2018 में, अब वो अमेंडमेंट क्या था मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद भी क्या गवर्नर से या कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से क्या परमिशन लेना जरूरी होता है, वो भी किसके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के खिलाफ। सेक्शन 70 अब क्या अमेंडमेंट हुआ था वो हम देखेंगे, किसमें, 2018 में, किसमें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। सेक्शन 17A को इंट्रोड्यूस करा गया, उसमें यह कहा गया कि आप डायरेक्टली किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ऐसा देखा गया कि फालतू के भी लोग केस कर देते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ ही, चाहे वो IAS IPS हो या मिनिस्टर्स, उनके खिलाफ केस कर देते हैं ताकि वो फालतू के मामले में फंसे रहे। तो यह कहा गया कि आप ऐसे किसी को भी केस नहीं कर सकते, किसी पे भी केस चलाने के लिए पहले आपको कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और चीफ मिनिस्टर केस में कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी थे गवर्नर। तो यह देखना भी जरूरी है कि क्या अमेंडमेंट करने के बाद गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को, मतलब जो कि सर्विंग चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, वो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि नहीं, यह भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 70A में यही बात करी गई है ऑफ द Prevention of Corruption Act provides that no inquiry or investigation shall be conducted by a police officer into any offence alleged to have been committed by a public servant under the Prevention of Corruption Act without prior approval from the appropriate authority। यही मैंने बताया, जब तक कि appropriate authority का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक किसी भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आप केस नहीं चला सकते। अब जो राइटर है वो अपना एक सजेशन देंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि इस केस में क्या होना चाहिए, ये तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो पब्लिक डिस्कोर्स और ऑन करप्शन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अब ये लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करें कि लास्ट 10-20 सालों में यह देखा गया है, मतलब लोगों के बीच में अब ये आम जनभावना बन गई है कि ये जो केसेस चलाए जाते हैं वो एक तरीके से पॉलिटिकल बिच हंट है, मतलब वो अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए करे जाते हैं और सामने वाली पार्टी को गिराने के लिए करे जाते हैं। तो पब्लिक डिस्कोर्स ऑन करप्शन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज hovered between an hankering for punishing political leaders involved in it and deep suspicion over the motives of regimes and agencies that seek to prosecute them। ठीक है, उनके मोटिव पे ही सवाल उठते हैं, किसके, एजेंसीज के। Any criminal processes will have to be credible and independent, but contemporary events politically tainted as they are contain little evidence of इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी। जो भी क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन चलाए जाते हैं वो काफी ज्यादा साफ सुथरे होने चाहिए, बट यह करना मुश्किल है क्योंकि आजकल के टाइम पे जहां पे पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो गई है, यह सुनिश्चित करना कि केसेस हैं वो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अच्छी तरीके से पूरे जस्टिस के साथ चलेंगे, यह सुनिश्चित करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।